हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के रासायनिक विज्ञान के अध्याय रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होती है उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हम बारी बारी से जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं उनको हम पढ़ेंगे और बहुत बढ़िया से भी समझेंगे। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए। बस यही आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाते हैं संयोजन अभिक्रिया। सर्वप्रथम सबसे पहले हम इसे परिभाषित करेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है और इसकी पहचान सीखेंगे कि कैसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, और ये पदार्थ जो है आपका कोई तत्व या यौगिक हो सकता है, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका यह परिभाषा हो गया। परिभाषा मैं आपको फिर से एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकता है, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें क्या है, आपको हमेशा इसका पहचान ये है कि इसमें पहचान हम ऐसे करेंगे कि इसमें हमेशा एक उत्पाद बनेगा। इसका यही एक पहचान है कि जब भी कोई अभिक्रिया होगी और वहाँ पर केवल एक उत्पाद बनेगा तो आप बोल सकते हैं कि यह संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई पदार्थ ए है और कोई पदार्थ बी है, और यह जो है एक अभिक्रिया करते हैं, तो यहाँ से कोई एक उत्पाद बन रहा है ए बी, तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब कहेंगे सर इसका कोई उदाहरण, तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं। उदाहरण में देखिए आप बहुत सारे जानते हैं। ठीक है, कोई दो तत्व ले लीजिए। ठीक है, एक तत्व आपका धातु होना चाहिए और एक अधातु होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है ना, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो आपको भी पता है कि वह H2O का निर्माण होता है। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पर देखिए दो तत्व हैं, यानी कि ये दो पदार्थ हैं और ये पदार्थ अभिक्रिया करके यहाँ पर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसलिए यह संयोजन अभिक्रिया है। वह इसके बाद हम Na+ का Cl ले लेते हैं, तो यहाँ से भी NaCl बनेगा। ठीक है, यहाँ से हम Na ले लेते हैं प्लस का O2 ले लेते हैं, तो हो जाएगा Na2O, यानी कि सोडियम ऑक्साइड बनेगा। उसके बाद आप कैल्शियम ले सकते हैं और ऑक्सीजन ले सकते हैं, तो यहाँ से बनेगा आपका CaO। ठीक है, तो ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि एक रासायनिक संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना यही है कि यहाँ पर दो या दो से अधिक अभिकारक हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद में केवल एक ही मिलेगा, है ना। यहाँ पर देखिए इधर जो उत्पाद बना हुआ है
सिंगल है ना, और यहाँ पर जो है रिएक्शन करने वाले यानी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले दो या दो से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ आपका संयोजन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, दूसरा अभिक्रिया है वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। इसे हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। सो यहाँ पर हम ये आपको ये परिभाषित करके दिखा दिया कि वियोजन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। यहाँ पर एक पदार्थ होगा, जिसे मान लेते हैं कोई AB पदार्थ है, और यह किसी बाह्य कारक जैसे कि ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के द्वारा यह अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों में यह निर्माण करता है, दो उत्पादों का निर्माण करता है, तो इसे वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, उदाहरण आपको दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कि अपघटन अभिक्रियाएं बाह्य कारक जैसे में ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत के द्वारा होता है, इसलिए अपघटन अभिक्रियाएं 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अतः अपघटन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती है। ठीक है, पहला होता है भैया आपका है ना ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, पहला होता है ऊष्मीय अपघटन। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। इसके बारे में हम लिख लेते हैं कि ऊष्मीय अपघटन क्या होता है ना। तो जो अपघटन ऊष्मा के द्वारा होता है उसे हम ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं कि वह अपघटन की प्रक्रिया अभिक्रिया, चाहे यहाँ पर की नहीं लिखेंगे, वह अपघटन अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा होता है उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। ठीक है, ये छोटा छोटा सा डिफिनीशन है, नहीं कि आपका परिभाषा है, याद रखना है। इसका आपका जो है उदाहरण बहुत ही पूछता है ना, उदाहरण आपको याद रखना है जैसे में। ठीक है, जैसे में आपको बहुत ही याद रखना है, ये पूछ लेता है कि बताइए ऊष्मीय अपघटन में
किसका उष्मीय घटन के द्वारा क्या होता है कि उसका अपघटन होती है। तो इसमें देखिए कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट को हम चूना पत्थर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूना पत्थर, है ना। इसी को मार्बल कहा जाता है। जब चूना पत्थर को हम गर्म करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, उष्मा देते हैं, है ना, तो इसका ये अपघटन होता है। क्या होता है? अपघटन होता है। और अपघटन होने के बाद यह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का निर्माण करता है। ठीक है। यह कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, ये होता है, इसे बोलते हैं चूना। क्या बोलते हैं? चूना, है ना। चूना इसी को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, है ना। यानी कि बुझा हुआ चूना नहीं है, ये बिना बुझा हुआ चूना होता है। और ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि ऊष्मीय अपघटन कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर का किया जाता है। जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है, यानी कि उष्मा दी जाती है, तो यह टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। समझ में आया? तो ये होता है आपका ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण। एक और आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि जो हमारा फेरस सल्फेट होता है, यानी कि FeSO4 जो होता है, जिसे हम फेरस सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट होता है। जब इसको हम उष्मा देते हैं, क्या करते हैं? उष्मा देते हैं, तो यह अपघटन हो जाता है। क्या होता है? अपघटन हो जाता है। और यहाँ से यह फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 का निर्माण करता है। और यहाँ से दो गैसें निकलती है, एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड और एक बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। तो ये हो जाएगा आपका फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, ये फेरिक ऑक्साइड, है ना। और यहाँ से ये बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड और ये बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो हालांकि आप लिख लेंगे, है ना। मैं एक बार और फिर से बोल देता हूँ आपको। इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड और इसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। तो ये दो चीज़ें बनता है। तो आपको याद रखना है कि उसमें अपघटन में दो उदाहरण होता है, तो आपको ये याद रखना होगा। ठीक है। अगला प्रकार है प्रकाश अपघटन। तो इसे हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि वह अपघटन की अभिक्रिया, वह अपघटन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश अपघटन कहते हैं। ठीक है, यानी कि यह ऐसी अपघटन की अभिक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा होती है। ठीक है, इसमें आपको दो याद रखना है, जो कि एक होता है आपका सिल्वर क्लोराइड, है ना। एक होता है, उदाहरण के रूप में आप याद रख सकते हैं। देखिए भैया, जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है ना, सिल्वर क्लोराइड AgCl, और ये सॉलिड होता है। कैसा होता है? यानी कि ये ठोस होता है। जब इसका अपघटन होता है तो यहाँ पर लिखेंगे सूर्य का प्रकाश। क्या लिखेंगे? सूर्य का प्रकाश, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश द्वारा हो रहा है, तो इसे लिखेंगे सूर्य के प्रकाश द्वारा ये क्या हो रहा है? अपघटन हो रहा है, अपघटन हो रहा है। तो यहाँ से आपका बनता है सिल्वर, है ना, सिल्वर बन जाएगा और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है, तो यहाँ से बन जाएगा सिल्वर और ये क्लोरीन हो जाएगा। अगर इसे हम बैलेंस करना चाहते हैं तो क्लोरीन 2 है, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, और तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड और ये हो जाएगा, यहाँ से प्रकाश से अपघटन होगा तो सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है,
जो कि क्लोरीन जो होता है एक गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछता है कि जब सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में दूसरा हम लोग याद रखेंगे कि भैया एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr ना, सिल्वर ब्रोमाइड ना। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड भी क्या होता है, जब सूर्य की प्रकाश के द्वारा होता है, सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो इसका अपघटन होता है। तो यहाँ से दो चीज़ें बनता है, फिर सिल्वर और ये बनता है ब्रोमीन, ठीक है, Br2, ठीक है। तो ये होता है, दोनों आपको लिखना है, याद रखना है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है इसका अपघटन होता है, ठीक है। ओके, तीसरा होता है विद्युत अपघटन। चलिए इसे हम परिभाषित करते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन, ठीक है, जलीय विलयन में विद्युत प्रवाह किया जाता है, तो वह अपने सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है। या ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि वह अपघटन की अभिक्रिया जो विद्युत के द्वारा अपघटन होता है तो उसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है। कोई भी उसमें जलीय विलयन होना चाहिए, यानी कोई भी, अगर मान लीजिए कि कोई भी यौगिक है तो वह जल में घुला होना चाहिए या जल में वो मिला होना चाहिए, उसे हम जलीय विलयन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जो हमारा जल होता है H2O, तो H2O को जब हम लोग क्या करते हैं, विद्युत के अपघटन करते हैं, यानी कि H2O को हम जब विद्युत अपघटन करते हैं तो जो जल होता है यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो वह H यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, और हाइड्रोजन पता है कि ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, ठीक है। तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो जो हाइड्रोजन गैस है यह जा करके, यानी प्लस वाला जा करके ये कैथोड पर जा करके, वहाँ पर ये कैथोड पर जा करके ये पूरा वहीं पर इकट्ठा हो जाता है, और जो ऑक्सीजन होता है यह निगेटिव होता है, तो यह एनोड पर, कहाँ पर, एनोड पर जाकर इकट्ठा हो जाता है। ये कैथोड पर जाकर इकट्ठा होता है, यानी कि प्लस वाला कैथोड पर और निगेटिव वाला ये एनोड पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा ना। तो ऐसा कोई भी चीज़ है ना, उसको हम ऐसे ही विद्युत द्वारा अपघटन कर सकते हैं। जैसे कि खाने वाला जो नमक होता है NaCl, है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा जल में मिला देते हैं, तो इसे हम AQ बोलते हैं, यानी कि ये जलीय विलयन हो गया। तो जब इसमें हम विद्युत का अपघटन करेंगे, विद्युत द्वारा क्या करेंगे, विद्युत द्वारा इसमें अपघटन करेंगे, तो अपघटन करने के बाद यह फिर से क्या होगा, Na अपने आयन में और क्लोरीन जो है अपने आयन में टूट जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो प्लस वाला होता है यह जा कर के कैथोड पर जाकर इकट्ठा हो जाएगा, और जो निगेटिव होता है वह एनोड पर जा कर के
इकट्ठा हो जाएगा, एनोड पर जाकर के इकट्ठा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो आप कोई भी मतलब कि यौगिक को उसका जलीय विलयन बना करके विद्युत द्वारा अपघटन कर सकते हैं। तो ये था पूरा अपघटन के प्रकार। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आगे वाला जो है अभिक्रिया है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उस अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हमें आपको एक टेबल के बारे में जानकारी देना होगा। यह वही टेबल है जिसके बारे में आप जानकारी रखना चाहते हैं और इसको आपको याद रखना भी होगा। ठीक है, तभी आप जो है प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं क्रम से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक यानी कि जस्ता, आयरन यानी कि लोहा, सीसा यानी कि इसको बोलते हैं हम लेड, हाइड्रोजन, कॉपर यानी कि तांबा, मरकरी यानी कि पारा, चांदी है ना, उसके बाद सोना और प्लेटिनम। ये कुछ ऐसे धातु हैं जो कि इनके बारे में बताया गया है कि जो सबसे टॉप पर है यह सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है ये? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है ना, अभिक्रियाशील तत्व है। क्या है? तत्व है। ठीक है, यानी कि समझाने का अर्थ यही है कि अगर बात करें कि अभिक्रिया सबसे ज़्यादा कौन तेज करता है, तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है, उसके बाद सोडियम। तो ये दोनों जो होते हैं सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व होते हैं, जो कि यह किसी भी धातु या अधातु के साथ तुरंत ही अभिक्रिया कर लेते हैं। इसलिए पोटेशियम और सोडियम को किरोसिन तेल के डब्बे में रखा जाता है, नहीं तो ये हवा के संपर्क में आने पर क्या होता है, इसमें आग पकड़ लेती है ना। और उसके बाद जो आपको ये प्लेटिनम दिख रहा है, यह सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है, सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है ना। यानी कि ऊपर वाला नीचे वाले से अधिक अभिक्रियाशील होता है। यानी कि जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे तो उनकी पावर जो होती है घटती जाती है, और जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो उनकी पावर क्या होती है? बढ़ती जाती है। यानी कि ऐसे बोले तो इसको हम ऐसे एरो लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे एरो लगा सकते हैं। ठीक है, कि देखिए भैया पोटेशियम सोडियम से अधिक अभिक्रियाशील होता है, वैसे ही सोडियम जो होता है कैल्शियम से अधिक अभिक्रियाशील होता है, वैसे ही मैग्नीशियम से कैल्शियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, जिंक जो है जिंक से एल्युमिनियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है, आयरन से जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है। यानी कि ऊपर वाले तत्व अपने नीचे वाले से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो जब हम विस्थापन की अभिक्रिया पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको टेबल याद रखना होगा, क्योंकि एक अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व ही उसके अन्य यौगिक में से कम अभिक्रियाशील वाले तत्वों को विस्थापित कर पाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे मान लेते हैं कि एक सोडियम है ना, समझाने के तौर पर मैं बताऊं। सोडियम ले लिया और मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट। ठीक है, मैं अभी आपको समझा रहा, तो मैं बोलूँगा कि बताइए इसमें कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो आप बोलेंगे सर अगर यहाँ पर सोडियम देखते हैं तो सोडियम तो सबसे ऊपर आ रहा है, और कॉपर देखिए कॉपर कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो हम बोलेंगे कॉपर से जो है ना यह सोडियम अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये सोडियम है ना, सोडियम कॉपर वाले को उसके यानी इसके यौगिक से हटा देगा, तो यहाँ से कॉपर के स्थान पर सोडियम आ जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा Na2SO4। अब भैया कॉपर को लात मार के बाहर निकाल देगा, क्योंकि ये क्या है? कम अभिक्रियाशील है। लेकिन यही मान लीजिए कि मैं इसको ऐसे लिखता कि कॉपर यहाँ पर है और मैंने इसको लिखता है ये सोडियम सल्फेट है। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोलता है अब बताइए क्या कॉपर जो है सोडियम को, यानी कि ये सोडियम जो तत्व है इसको हटा पाएगा, यानी कि विस्थापित कर पाएगा? तो मैं इस सीरीज को देखूंगा, इस टेबल को देखूंगा। इस टेबल में देखने के बाद यह पता चलता है कि कॉपर जो होता है ना सोडियम से कमज़ोर होता है।
तो भैया कमज़ोर व्यक्ति इस स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को कैसे हटा पाएगा? तो हम बोलेंगे कॉपर जो है ना कि ये जो होता है सोडियम को भैया विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप बताइएगा क्या है यह जो है अभिक्रिया होगा या नहीं होगा, है ना। जैसे मैंने ले लिया जिंक क्लोराइड, ठीक है, और मैं ले लिया यहाँ पर कॉपर, ठीक है। एक ये समीकरण लेता हूँ और यहाँ पर एक और ले लेता हूँ, लेड नाइट्रेट प्लस का कैल्शियम। बताइए क्या पहला संभव है? टेबल थोड़ा आप ध्यान से देखिए, है ना। कॉपर है यहाँ पर और यहाँ पर जिंक है। अब सोचिए इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अगर यह स्ट्रॉन्ग होगा तो ये कॉपर इसको हटा नहीं पाएगा, ठीक है। अगर कॉपर स्ट्रॉन्ग होगा तो जिंक को भैया हटा पाएगा। तो चेक करते हैं कॉपर कहाँ है और जिंक कहाँ है। तो देखिए जिंक यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है, यानी जिंक जो है कॉपर से ऊपर है। तो जब ऊपर है तो जिंक भैया क्या है, जिंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कॉपर क्या है, कम स्ट्रॉन्ग है। तो कॉपर इस जिंक को हटा नहीं पाएगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि यह विस्थापन की प्रक्रिया नहीं होगी। समझ में आया? अब यहाँ पर इनमें देखते हैं लेड और कैल्शियम में। तो भैया देखिए लेड कहाँ है और कैल्शियम कहाँ है। तो लेड देखिए यहाँ पर लेड है, ठीक है, यहाँ पर है सीसा पीबी है, और कैल्शियम कहाँ है, यहाँ पर है। इसका मतलब ये हुआ कि लेड से ये कैल्शियम क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कैल्शियम लेड को हटा देगा। तो यहाँ से विस्थापन की अभिक्रिया संभव है, ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से बन जाएगा कैल्शियम हटा देगा भैया लेड को, तो कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा NO3, कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा। और भैया लेड को बोलेगा बाबा टाटा बाय बाय टाटा, इसको बाहर निकाल देगा। तो यही होता है, इस टेबल के पढ़ने के बाद ही आपको विस्थापन की अभिक्रिया समझ में आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको टेबल समझ में आ गया होगा कि इसका नियम क्या है और कैसे आपको इसका यूज करना है। सो अभी देखिए, अभी हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया पढ़ लिया है, जिसमें हमने वियोजन अभिक्रिया में 3 अभिक्रिया पढ़ा था, जिसमें पहला था ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, दूसरा था प्रकाश अपघटन अभिक्रिया और तीसरा था विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब हम ये तीसरा अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसमें विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो देखिए विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से एक कम क्रियाशील तत्व के यौगिकों में से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। बस वही है जो मैंने आपको टेबल जो बताया था, उसी टेबल के अनुसार ये अभिक्रिया होगी, ठीक है। जैसे कि ऐसे समझिए कि कोई एक यौगिक लेते हैं ना, इसका भी प्रकार होता है। तो पहले हम लोग इसके बारे में हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार लिख देते हैं ना। तो लिखेंगे विस्थापन अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है, ठीक है।
पहला होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया एकल विस्थापन अभिक्रिया, है ना। इसमें क्या होता है, अगर इसको परिभाषा के रूप में लिखना होगा तो ये जो ऊपर को मैंने परिभाषा लिखवाया है आप यही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर का जो डिफिनीशन है वही आप लिख सकते हैं, है ना, इसके बारे में। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया के हम जैसे में उदाहरण लिख लेते हैं ना, जैसे में क्या लिखते हैं, उदाहरण लिख लेते हैं कि क्या कौन सा हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया था, जैसे मान लेते हैं कि एक सोडियम है, ठीक है, और एक कॉपर सल्फेट है, ओके। तो पहले हम चेक करते हैं कौन सी तत्व ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सी तत्व कम अभिक्रियाशील है। तो इस टेबल के अनुसार हम लोग चेक कर लेते हैं ना, क्योंकि टेबल मैंने आपको लिखवाया था, तो इस टेबल के अनुसार हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से, एक सोडियम है, एक कॉपर है। यहाँ पर सोडियम और कॉपर के बारे में देख लेते हैं कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो इस टेबल के अनुसार से हमें ये समझ में आ रहा है कि सोडियम तो ऊपर है और कॉपर क्या है, नीचे है। तो सोडियम जो होता है ना, सोडियम अधिक क्रियाशील है और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है। तो सोडियम जो होता है ना कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सोडियम जो होगा ना इस कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ से इस कॉपर के स्थान पर सोडियम आ जाएगा, तो बनेगा Na2SO4 और कॉपर ये बाहर निकल जाएगा। लेकिन बहुत से बच्चों का यह सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि सर अगर मान लीजिए कि विस्थापित करेगा तो यहाँ पर तो ऐसा होना चाहिए था कि Na SO4 ही होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर CuSO4 है। तो यहाँ पर इसको विस्थापित किया है तो इसके स्थान पर ये आता और ये बाहर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए इसमें आयंस का भी रोल होता है। जैसे कि इसको हम आयंस के रूप में लिखें तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, सोडियम पर प्लस का 1 आयन होता है और इसको हम तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो कॉपर पे भैया क्या होता है, प्लस का 2 होता है और सल्फेट पर कितना होता है, प्लस माइनस का 2 होता है, ठीक है। तो जब ये आयन के रूप में टूटा हुआ है तो जब हम इसका अभिक्रिया कहलाएंगे तो देखिए सोडियम जो है सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसका आयन इसके नीचे आता है, तो इसलिए यहाँ से बनेगा Na और इसकी आयन सोडियम के नीचे आ जाएगा और SO4 लिख देंगे और सोडियम के आयन एक इसके नीचे आएगा जो कि नहीं लिखते हैं और कॉपर लास्ट में निकल जाता है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आप बताइएगा क्या यह विस्थापन की अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको टेबल पहले ही बता दिया था। तो ये जैसे कि मैंने आयरन ले लिया और ये कॉपर सल्फेट ले लिया, थोड़ा सोचिए क्या यह अभिक्रिया संभव है या नहीं है। हाँ तो मित्रों बताइए, देखिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं ना टेबल के अनुसार से आयरन और कॉपर सल्फेट के बारे में, यानी आयरन है कॉपर है, चेक करते हैं। अगर आयरन जो होगा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कॉपर से तो इसको तो विस्थापित कर लेगा, ठीक है। तो देखते हैं आयरन कहाँ है, आयरन यहाँ पर है और कॉपर क्या है, नीचे है, यानी कि आयरन ऊपर है और कॉपर क्या है, नीचे है। तो आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो भैया आयरन तो हटा देगा कॉपर को, ठीक है। तो यहाँ से आयरन हटा देगा कॉपर को, तो यहाँ से बनेगा Fe, है ना, क्या बनेगा FeSO4, भैया कॉपर बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है आयरन, ये है कॉपर सल्फेट, ये है आयरन सल्फेट और ये कॉपर बाहर आ जाएगा, ठीक है। सोच रहे हैं ना, सही है कि नहीं। चलिए मैं आपको कुछ और दे रहा हूँ, ठीक है, आप बताइएगा क्या यह हो पाएगा या नहीं। जैसे कि मैंने दे दिया सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, और मैंने दिया प्लेटिनम, ठीक है। बताइए विस्थापन होगा या नहीं होगा, यानी विस्थापन की अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, ठीक है। और एग्जाम्पल देते हैं आपको, ओके। जैसे दे दिया मैग्नीशियम क्लोराइड और यहाँ पर दे दिया भैया आपको जिंक दे दिया, क्या दे दिया, जिंक दे दें, चलिए जिंक दे देते हैं, ये होगा या नहीं होगा, है ना। एक और दे दें, एक और ले लेते हैं जैसे कि एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 था, इसे एल्युमिनियम सल्फेट, और यहाँ से ले लेते हैं मैग्नीशियम, ठीक है। थोड़ा सोच के बताइएगा, है ना, टेबल थोड़ा देख लीजिए कौन सा संभव बन रहा है कौन सा नहीं बन पा रहा है, ठीक है। चलिए टेबल के अनुसार हम लोग चेक करते हैं, है ना। तो टेबल आपको याद होना चाहिए, है ना, ऐसे हालांकि हमको याद है आपको भी याद होना चाहिए, है ना। चेक करते हैं, अभी आपको याद नहीं है इसलिए मैं टेबल आपको बार बार दिखा कर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर सिल्वर है, क्लोरीन है और प्लेटिनम है। तो सिल्वर क्लोरीन के बारे में हमको सोचना है
कौन यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए सिल्वर यहाँ पर है, प्लेटिनम यहाँ पर है। तो सिल्वर जो होता है ना यानी चांदी, प्लेटिनम से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो भैया यह जो है प्लेटिनम से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये तो प्लेटिनम से हटेगा नहीं यानी विस्थापित नहीं होगा। तो बोलेंगे भैया ये जो है ना ये इसका अभिक्रिया नहीं होगा, तो बोलेंगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, यह अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, विस्थापन की अभिक्रिया नहीं होगी। अगला चेक कर लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक है। मैग्नीशियम और जिंक के बारे में देखते हैं। देखिए भैया मैग्नीशियम ऊपर है और जिंक का है नीचे है। तो मैग्नीशियम को हटाने हैं भैया जिंक से, तो मैग्नीशियम तो स्ट्रॉन्ग है जिंक से, तो ये भी अभिक्रिया क्या होगी, नो रिएक्शन बोलेंगे। ये भी नहीं होगा, ये भी संभव नहीं है, ये भी होगा नो रिएक्शन। समझ में आ रहा ना। उसके बाद एक लास्ट है ना, एल्युमिनियम मैग्नीशियम में चेक करते हैं। देख लीजिए एल्युमिनियम मैग्नीशियम, तो देखिए एल्युमिनियम का हटाना है मैग्नीशियम से, क्या सही है। देखिए मैग्नीशियम ऊपर है, एल्युमिनियम नीचे है, तो मैग्नीशियम क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एल्युमिनियम से, तो ये स्ट्रॉन्ग है तो एल्युमिनियम को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो यहाँ से अब आपका अभिक्रिया बनकर ये होगा Mg, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, अब प्लस का एल्युमिनियम बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये एकल विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। एक और है इसका लास्ट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया समझाने के बाद मैं आपको क्या करूँगा, इस वीडियो में इतना ही बताऊँगा। अगले वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग एंड कर देंगे। ठीक है, इसको हम पहले परिभाषित करेंगे, यानी परिभाषा लिखेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को कैसे परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके, चाहे ऐसे आयनों का विनिमय करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका एक दूसरा भी नाम है उभय अपघटन अभिक्रिया। इसे उभय अपघटन अभिक्रियाएं उभय अपघटन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। ये तो थोड़ा ये नया टर्म्स है, ये तो कभी हो सकता है एग्जाम में पूछ लें, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये बहुत ही आसान है। जैसे हम लोग विस्थापन की अभिक्रिया कर रहे थे, उससे भी ये क्या है, काफ़ी आसान है। तो आसान भाषा में मैं आपको इसे और समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि इसमें क्या करें कि दो इसमें क्या होंगे, यौगिक होंगे। तो दो यौगिक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि सोडियम हो गया, एक क्लोरीन हो गया। ठीक है, एक ये यौगिक ले लेते हैं, और उसके बाद हम एक ले लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट ले लेते हैं। ओके, ये दो यौगिक हो गए। ये भी एक अपने में यौगिक है और ये भी अपने में एक यौगिक है। तो इसमें जब दो यौगिक होते हैं तो इनमें जो आयन्स होते हैं, ये अपने आयन्स को आदान प्रदान करके क्या करते हैं, एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, मैं आपको ये अभी बाद में समझाऊंगा। ठीक है, पहले इसको हम बना लेते हैं, क्या होगा, मतलब क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ से बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और यहाँ बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। लेकिन अब बोलेंगे सर बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये कैसे बन गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस समीकरण को मैं आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ ये कैसे बना है। ठीक है, देखिए पहले हम दिए गए यौगिक में इनके आयन के माध्यम से लिखेंगे, है ना। जैसे कि आपको पता है होगा कि सोडियम का प्लस का 1 चार्ज होता है, आयन होता है, और क्लोरीन पर 1 होता है। हाँ, उसके बाद ऐसे ही मैग्नीशियम पर भी प्लस का 2 होता है
और सल्फेट पे -2 होता है। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो गए, आयन में टूट गए। तो अब ये क्या करता है कि ये जो सोडियम है ना और ये क्लोरीन है, ये आपस में जो बॉन्डिंग बनाकर NaCl बनाए थे और ये मैग्नीशियम सल्फेट मिल करके मैग्नीशियम सल्फेट बनाए थे। तो अब ये क्या करते हैं कि ये जो है ना अपना Na ये सल्फेट के साथ क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, इसके साथ अभिक्रिया करेगा। और ये जो मैग्नीशियम है ये क्लोरीन के साथ क्या करेगा, ये अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ से अगर ये अभिक्रिया करता है तो आपको भी पता होगा कि जब सोडियम जो है सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनेगा Na और इसका आयंस इसके नीचे आएगा 2 और बनेगा SO4। ठीक है, और यहाँ से जब मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो पहले हम लोग प्लस वालों को लिखते हैं Mg और Cl और इसके नीचे 2 आ जाएगा, MgCl2 बन जाएगा। तो यही अभिक्रिया होती है जिसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, है ना। जैसे कि ये है आपका सोडियम सल्फेट, ओके, और मैंने ले लिया एक बेरियम क्लोराइड BaCl2 ले ली। ठीक है, तो सोचिए ये अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया है तो इसका रंग मतलब कि इसका फॉर्मेशन क्या होगा, कौन सा उत्पाद बनेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इस बेरियम को सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर दीजिए, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका BaSO4। ठीक है, तो SO4 के साथ जो Na था वो Ba आ गया, है ना। अब Na जो है Cl के साथ आ जाएगा तो बनाएगा NaCl। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल दें आपको, हैं, चलिए एक और एग्जांपल देते हैं ना, तो बढ़िया रहेगा, है ना। तो एक और एग्जांपल देते हैं, इसका है Ag सिल्वर नाइट्रेट में आपको KCl से क्या करना है, अभिक्रिया करानी है। ठीक है, ये दोनों क्या है आपस में, ये दोनों क्या है, यौगिक हैं। तो यहाँ से चलिए कराते हैं। तो Ag जो था NO3 के साथ था तो Ag अब Cl के साथ आ जाएगा, तो AgCl बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, प्लस K जो था Cl के साथ था तो K जो होगा अब नाइट्रेट के साथ हो जाएगा तो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, तो यह अभिक्रिया बनती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको आने वाला वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा, है ना। कोई डाउट है तो आप डाउट में पूछ सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आप कोई भी सोशल मीडिया का यूज करते हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, या व्हाट्सएप, अपने जो अपने क्लासमेट हैं उनमें ज़रूर शेयर कीजिए, है ना, वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जो हम एक आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ये सब तक की ये सुविधा उपलब्ध हो, सब कोई सीखे। बहुत सारे बच्चों का केमिस्ट्री सीखने में बहुत दिक्कत आती है, नहीं सीख पाते हैं, या उनको 12th ऐसे ही पास हो जाते हैं और केमिस्ट्री कुछ आता ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है ना, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जरूर इसे शेयर कीजिए। ठीक है, और आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, किस देश से देख रहे हैं। ठीक है, और अपना सुनहरा और प्यारा नाम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।